अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने चीज़ पढ़नी है। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, स्किन। ठीक है, अब जो स्किन है वो किसके अंदर आती है, वो आती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ रही है। यहाँ पर जो फ़र्ज़ कर लो यहाँ तक जो है ना ये मेरे पास स्किन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, ये पैथोजन आया। ठीक है, लेकिन जो स्किन है ना वो यहाँ से उसे एंट्री मिल गई और वो आगे गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्किन थी वो क्या थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। ठीक है, और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके बाद आगे क्या आता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी वो जो पैथोजन है उसको अब रोकने के लिए कौन काम करेगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैक्रोफेज मौजूद है। ठीक है, जो मैक्रोफेज है ना उसने क्या करना है, उसने इसको फैगोसाइटोस करना है, इस पैथोजन को। ठीक है, इस पैथोजन को क्या करना है, फैगोसाइटोस। फैगोसाइटोसिस से क्या होगा, ये पैथोजन जो है इसके अंदर चले जाएगा। और जो ये मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज ने उसको मारना कैसे, मैक्रोफेज के पास होते हैं एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स। जो लाइसोसोम है ना वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, और उन लाइसोसोम की एंजाइम्स की वजह से वो जो हमारे पास पैथोजन होता है जो इसके अंदर जाता है वो क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या चीज़ होती है, ये जो मैक्रोफेज है ना, मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये मैक्रोफेज होता है ना, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर लगा होता है एक चीज़, उसका नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। ठीक है, क्या होता है, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स 1। ठीक है, और एक होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स 2। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस इसके ऊपर वैसे बात कर लेंगे। वैसे मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, समझ आ जाए बेहतर तरीके से। तो जो हमारे पास होते हैं ना ये मैक्रोफेज, इनके अंदर कौन सा वाला में MHC होता है, इनके अंदर होता है MHC2। ठीक है, इनके अंदर MHC2 होता है। बाकी जो सारे होते हैं सारों के अंदर होता है MHC1, बाकी सारे सेल्स के अंदर। लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली नहीं बता रही, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। तो यहाँ पे कौन सा ये मैक्रोफेज है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, MHC2। ठीक है, बाकी सारों के अंदर MHC1। अब जैसे इसने फैगोसाइटोस किया था ना उस पैथोजन को, तो जो उसके फ्रेगमेंट बने हैं, मतलब वो एक पैथोजन था उसके इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब ये जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को इसने सजा देना है अपनी MHC पे। ठीक है, यहाँ पे एक टुकड़ा लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। जब ये काम कर लेते हैं ना फैगोसाइटोसिस के बाद, मैक्रोफेज की फैगोसाइटोसिस के बाद, तो इसको अब मैक्रोफेज नहीं कहते बल्कि इसको कहते हैं APC। APC का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसके अलावा ये जो मैंने बताया ना MHC, ठीक है, इसका एक और नाम होता है, वो होता है HLA। क्या होता है, HLA से मुराद होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। असल में हम ये कह सकते हैं कि जो ये है ना मैक्रोफेज, ये कहाँ से आ रहा है, मोनोसाइट से आ रहा है। ठीक है, और जो मोनोसाइट है वो क्या, वो ल्यूकोसाइट्स के एक टाइप है। तो जो ह्यूमन के अंदर एक ल्यूकोसाइट मौजूद है उसकी जो एंटीजन है वो हम इसका नाम दिया है, लेकिन ये इसका ओल्ड नेम है, मतलब जो आजकल नाम चल रहा है वो MSC चल रहा है। अच्छा, अब जैसे ये बनता है ना APC, इसके जो फंक्शन है ना वो क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, APC का काम ये होता है कि उसने पैदा करनी होती है इंटरल्यूकिन। ठीक है, इंटरल्यूकिन जो है एक प्रोटीन का नाम है, इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, अच्छा अब हम एक और चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो होती है इंटरफेरॉन। तो उसको इसके साथ वो नहीं कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये होती है एक एंटीवायरल प्रोटीन। ठीक है, ये एंटीवायरल प्रोटीन, और ये जो ये मैंने क्या बताया, एक प्रोटीन है, ये मैंने एंटीवायरल नहीं बोला। मैं इसके फंक्शन बता देती हूँ, इस प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला काम तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इसने जो इंक्रीज़ करना है किसको, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, इंक्रीज़ किसको करना है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमें क्या मौजूद होता है, क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, पायरेक्सिया। ठीक है, पायरेक्सिया हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के अलावा इंटरल्यूकिन का फंक्शन और क्या होता है। ठीक है, तो इसने माइक्रोफेजेस को प्रोलिफरेट करना होता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस की प्रोलिफरेशन मतलब वो पहले से मौजूद है मैक्रोफेज। ठीक है, और उसने APC बना दिया। अब इंटरल्यूकिन 1 आएगा ना APC से, तो और ज़्यादा मैक्रोफेज बनाएगा, मतलब उनको डिवाइड करवाएगा, ज़्यादा प्रोलिफरेट से ये मुराद होता है। ठीक है, इसके अलावा हेल्पर T सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब हेल्पर T सेल्स जो है इसने चौथे महीने वाला काम किया। हेल्पर T सेल्स देखो, जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है ना वो मैंने बताया हुआ है दो तरह के, मतलब दो तरह के नहीं है, लेकिन वो जो हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो तरह के आ रहे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो एक होते हैं T सेल्स और एक होते हैं B सेल्स। ठीक है, और जो T सेल्स है ना उनकी एक टाइप को इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब जो T सेल्स हैं वो किस में आते हैं, मतलब हमें पता है कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर क्या आ रहा होता है, मैक्रोफेज आ रहा होता है। ठीक है, और अगर कोई हमसे कहे ना, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो मैं बाद में बताऊँगी भी,
यहाँ पे जब थर्ड लाइन आती है ना तो इसके अंदर 2 सेल्स ने पक्का पक्का आना है, वो एक होते हैं टी सेल्स, ठीक है, और एक कौन से होते हैं बी सेल्स, ठीक है। इन दोनों ने आना ही आना है, मतलब हर हालत में ये दोनों सेल्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के हैं। लेकिन अब इसके अंदर एन के सेल्स भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। एन के सेल्स का दूसरा नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है, ये जो कि टी सेल्स की टाइप होते हैं, उनका भी कुछ रोल होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो हमें ये भी पता है कि जो एन के सेल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस नहीं कर रहे होते, बल्कि ग्रे एंजाइम्स फेंक कर जो कोई हमारे पास पैथोजन होता है उसको, या फिर मतलब कोई अफेक्टेड सेल होता है उसको क्या कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे पूछे एन के सेल्स का रोल कहाँ पे है तो हम कहेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। थोड़ा बहुत आ रहा है थर्ड के अंदर, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ पे होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। और बी सेल्स और टी सेल्स का पूछे तो वो कहाँ पे है, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो हेल्पर टी सेल्स है ना वो भी क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो ये देखो, ये मेरे पास कौन सी वाली डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हुआ है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हुई है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या मतलब हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वही सिर्फ इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर, बाकी सबके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होता। बाकी सारी मतलब वो जो है ना इननेट इम्यूनिटी जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जो हेल्पर टी सेल है ना इसके ऊपर भी क्या मौजूद होते हैं, एमएचसी मौजूद होते हैं। ये मेरे पास एमएचसी इसके हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था मैक्रोफेज, जिसने यहाँ पे अपना एपीसी बना लिया था, ठीक है। अब इसमें से कोई एक जो है ना वो इसके सामने जाएगा, ये उसके सामने जाएगा, ये आपस में एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हो ही वाला हुआ, ठीक है। तो फिर जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी ना तो ये जो हेल्पर टी सेल है ये आगे काम करेगा। ये क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर देगा। अब इंटरल्यूकिन 2 का काम क्या होता है, ठीक है। तो काम होता है कि एक तो उसने जो है ना बी सेल्स को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। बी सेल्स जो है वो हमें पता है वो किसके अंदर आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर हम क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर किसके अंदर आ रहे होते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये किसका पार्ट होता है, एएमआई का, ठीक है। अच्छा, ये जो बी सेल्स हैं वो हमारे पास किसके अंदर आए, उसको किसने एक्टिवेट किया, उसको किया इंटरल्यूकिन 2 ने। इसी तरह जो इंटरल्यूकिन 2 है ना वो टी सेल्स को भी एक्टिव करता है, लेकिन सिर्फ एक टी सेल को नहीं करता, वो किसको नहीं कर रहा होता है, हेल्पर टी सेल्स को, क्योंकि वो पहले एक्टिव किए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी आएगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो एक्टिव कौन कौन कर रहा है, तो उसको जो एक्टिव कर रहा है वो कर रहे हैं हेल्पर टी सेल, नहीं सॉरी, इंटरल्यूकिन 2 कर रहा है, लेकिन इंटरल्यूकिन 2 उसको एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर सारे सेल्स को कर रहा है, पर हेल्पर टी सेल्स जो है ना उनको नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो मैंने टी सेल्स बताए थे, मैंने कौन कौन से बताए थे, ठीक है। एक तो हेल्पर टी सेल्स ही रहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, और सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। सप्रेसर टी सेल्स के अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, जो मैंने बताया किसकी तरह, जो हमारे पास एन के सेल्स है ना उनकी तरह, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स असल में ये एन के सेल्स ही हैं, ठीक है। एन के सेल्स होते हैं, और उसके अलावा मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स के अलावा और होते हैं इंड्यूसर टी सेल्स। तो मेरे पास टोटल सेल्स की, टी सेल्स की कितनी टाइप्स आ जाती हैं, तो टोटल जो है ना टी सेल्स की टाइप्स जो है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। अब मैं इनका फंक्शन बता देती हूँ। जो सुप्रेसर टी सेल्स है ना इनका काम ये होता है कि जैसे ही मतलब वहाँ पे सारा इम्यून सिस्टम का काम पूरा हो जाएगा ना, उसने एंटीबॉडीज़ बना ली, जो पैथोजन था उसको मार दिया, तो जो सुप्रेसर टी सेल्स है ना उसने हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, एंड कर देना, हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना। जो कोई वेस्ट का चाहे वो हमारी बॉडी का हो, ठीक है, या फिर वो पैथोजन की बागियात हो बची हुई, ठीक है, उसने हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना। लेकिन एक चीज़ को नहीं करना, और वो होते हैं मेमोरी टी सेल्स। जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं ना, इन्होंने अपनी जो है ना अपने अंदर सेव कर लेना, तो होता है कि ये वाला पैथोजन आया था तो इसकी जो है एंटीबॉडी वो मौजूद है, लेकिन इन्होंने एंटीबॉडी नहीं बनानी ना, इन्होंने कुछ और करना है। इंड्यूसर टी सेल्स का मुझे नहीं पता। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है ना वो होता है एन के सेल्स, और जो एन के सेल्स हैं उनके पास मौजूद होते हैं ग्रे एंजाइम्स, और ग्रे एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैं बता रही थी ना अफेक्टेड सेल, तो अफेक्टेड सेल से ये मुराद है कि जैसे मेरे पास फर्स्ट करो एक नॉर्मल सेल था हमारी बॉडी का कोई, ठीक है, इसके अंदर गया वायरस, जैसे ही वायरस ने इसके अंदर जाना है ना इसकी सारी मशीनरी पे कब्जा करना है। जैसे हमें पता है लेटिक साइकिल होता है, लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ठीक है। लेटिक और क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल। अब जो लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है ना वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो वायरस है वो अंदर जाएगा, ठीक है। जब वायरस इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा,
इसकी मशीन पे कब्ज़ा। जब इसकी मशीन पे कब्ज़ा करेगा तो ये जो सेल है ना, ये अब अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वायरस का गुलाम बन के रह गया। तो ग्रे एंजाइम्स ने क्या करना है, ग्रे एंजाइम्स ने जो कि एनके सेल्स बनाते हैं, उन्होंने इस सेल को ही ख़त्म कर देना है, ठीक है। एक तो ये ख़त्म करना है, दूसरा उन्होंने पैथोजेंस वगैरह अगर कोई हुए ना, उनको भी ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। और जो हेल्पर टी सेल्स है ना, वो हमें पता है वो जो है ना, उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट होती है, जो कि एड्स वगैरह वाले जो जेरासीम है ना, उनके काम आती है। बी सेल्स के टाइप की बात कर लेते हैं, तो एक उनमें होते हैं मेमोरी बी सेल्स, ठीक है, और दूसरा हम सबको पता है प्लाज्मा क्लोन सेल्स। तो जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स है उसके बारे में मैंने ये बताया भी था, मेरा ख्याल है ना। प्लाज्मा क्लोन सेल्स के बारे में मैंने ये बताया था कि इसने जो है ना, पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आया कौन है, ठीक है। जब इसे पता लग जाए ना ये चीज़ आई है, तो इसकी जो कॉपी बनानी है ना बी सेल ने, वो उस जो पैथोजन होगा, जो एंटीजन आई होगी, जो एक्सटीरियर मतलब बाहर से आने वाली एंडोजन है, ठीक है, उसके मुताबिक इसे अपनी कॉपी बनानी है, और फिर उस कॉपी ने उसके मुताबिक ही एंटीबॉडी बनानी है। इसीलिए ये किसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी या मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये इननेट इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहा। और जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरी बी सेल्स जो है ना, वो अपने अंदर सेव कर लेते हैं कि अच्छा ये वाला आया था, और उसकी ना वो फिर एंटीबॉडी अगर मतलब वो दोबारा आएगा तो उसकी जो एंटीबॉडी है ना, वो फ़ौरन से बना के उसे ख़त्म कर दिया जाएगा फिर से। अच्छा, जो बी सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर लगी होती है जो एंटीबॉडी, ठीक है। बी सेल्स के ऊपर क्या लगी होती है, एक एंटीबॉडी, ऐसे में पता है ना। तो वो जो एंटीबॉडी होती है ना, वो होती है IgD, वैसे मैंने पहले IgG कहा था, लेकिन IgD होती है, ठीक है। और ये मतलब सबसे ज़्यादा मोस्टली यही लगी होती है। तो ये मेरे पास कौन से सेल्स हैं, ये मेरे पास होते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स, ठीक है। मैं भी बताया ना कि दो ही टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक प्लाज्मा क्लोन सेल्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है ये मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। अब जो IgD है ना, जब इस IgD के ऊपर पैथोजन लगा या एंटीजन लगी उसकी, ठीक है, तो प्लाज्मा क्लोन सेल ने देखना है कि अच्छा ये वाली एंटीजन है। तो जो प्लाज्मा क्लोन सेल की कॉपी बनी है ना, वो इस एंटीजन के मुताबिक बनी है, और इस एंटीजन के मुताबिक कॉपी बना के फिर इसने जो नेक्स्ट एंटीबॉडी बनानी है ना, वो भी उसके मुताबिक बनानी है, उस पैथोजन के मुताबिक। तो एक ऐसी इम्यूनिटी है स्पेसिफिक, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि कुछ प्लाज्मा क्लोन सेल्स सारे नहीं, ठीक है, कुछ प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, मेमोरी बी सेल्स ने मेमोरी बना के रखनी है ना, कि ये एंटीजन पहले है थी, तो वो जो मेमोरी बी सेल बनते हैं, वो बनते हैं कुछ प्लाज्मा क्लोन सेल्स से, ठीक है। पहली चीज़। और जो अगली बात है वो ये है कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी CMI और AMI, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो दोनों इम्यूनिटीज़ है ना, ये एक साथ काम करती हैं, मतलब ये स्विच ऑन होंगी तो भी एक साथ काम करेंगी, स्विच ऑफ होंगी तब भी एक साथ ही काम करेंगी। अब हम जो इम्यूनिटी है ना, उसकी फिर से टाइप्स की बात कर लेते हैं, लेकिन ये हम टाइप्स जो बात करनी है ना, वो किसी और बेस पे बात करनी है, ठीक है। तो एक हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और एक हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी से ये मुराद है कि इसको हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस इम्यूनिटी से ये मुराद है कि ये जो है ना, हम खुद इंड्यूस नहीं कर रहे। तो इनके अंदर कुछ फ़र्क भी होता है। जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, उसके अंदर एक इंसान को जो बीमारी है ना, वो होगी, क्यों होगी, वैसे ज़रूरी भी नहीं है, हाँ हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में बताती हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब एंटीबॉडीज़ है ना, वो जो है कैसे बन रही होती हैं, एंटीजन के जाने पे बन रही होती हैं। यहाँ पे जो एंटीजन है ना, वो नहीं हम डालते, ठीक है, मतलब अगर डाल भी नहीं तो हमें उतनी सीवियर बीमारी नहीं होती, इसके अंदर ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो एक मेरे पास कौन सी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, और एक कौन सी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेरे पास जो है ना एंटीजन वो आएगी, ठीक है, एंटीजन की एंट्री होगी, ठीक है। तब जो है मेरे पास एंटीबॉडीज़ है ना, फिर वो बनेगी जब एंटीजन आएगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ फिर बनेगी। लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्टली एंटीबॉडी ही डाल देते हैं, ठीक है। और अगर हम एंटीजन को डालें भी तो एंटीजन को हम बहुत ज़्यादा वीकेंड डालते हैं, ठीक है, मतलब एंटीजन को जब वीक करके डालेंगे तो वो सही तरह से बीमारी काज नहीं कर सकेगी। लेकिन हम इसमें यही कह लेते हैं कि हम एंटीजन डालते ही नहीं है, ठीक है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, और उसके अंदर जो मेमोरी सेल्स हैं वो तो बन रहे होते हैं, क्योंकि एंटीजन जब आती है तो वो सारे बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिव होते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो मेमोरी सेल्स हैं उनके वो भी बनते हैं। लेकिन इसके अंदर जब हमने डाली एंटीबॉडी है, तो उसकी वजह से जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना, वो नहीं बन रहे होते, ठीक है। अब देखो, जब इसमें मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये शॉर्ट लिव्ड होगी, मतलब ये ज़्यादा देर रह नहीं सकेगी। थोड़ी देर तक इसका असर रहा इस एंटीजन का, इस एंटीबॉडीज़ का, इस एंटी सीरम का, जिस चीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होना, जिस सीरम के अंदर, उसको कहते हैं एंटी सीरम, ठीक है। तो इस एंटी सीरम का असर थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद इसका असर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी सेल्स तो मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा असर होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। लॉन्ग लिव्ड असर क्यों होता है,
इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी सेल्स मौजूद है। जब मेमोरी सेल्स मौजूद है ना तो ये लंबे अरसे तक चलेगी। और मतलब जैसे ही अगर बाहर से फ़र्ज़ करो फिर से वो एंटीजन आ गया तो फिर हाँ उसके पास एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है, वो शुरू से बनाएगा। लेकिन उसके पास मेमोरी सेल्स के अंदर सारी चीज़ पड़ी हुई है, सारी मेमोरी पड़ी है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है। वो सारा दोबारा से प्रोसीड नहीं करेगा, वो जल्दी से बना के बस उस पर अटैक कर देगा। एक और जो चीज़ है वो ये है कि इनका जो नंबर होता है ना वो होता है लेसर। ये मतलब थोड़ी मिकदार में एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। सारी बात है ना, हम कितनी की एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। अब मैंने एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर 10 मिलियन पर आर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, ठीक है। अब हम जो है अगर एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करने लग जाए तो हम कितनी कर लेंगे। सारी बात है एक्टिव की निस्बत कम करेंगे। तो यहाँ पे जो इनका नंबर होता है वो क्या होता है, लेसर होता है। और इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर बन रही होती हैं, ठीक है। और मेमोरी सेल्स के अंदर भी इनकी मेमोरी बन रही है। अच्छा, ये जो दोनों है ना ये नेक्स्ट भी फर्दर भी डिवाइड होती हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। और वो किसके अंदर होती है, नेचुरल के अंदर, ठीक है। मतलब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और जो है ना वो आ जाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी से क्या मुराद था कि जिसके अंदर एंटीजन जाए। तो नेचुरल एक्टिव से क्या मुराद है, जिसके अंदर एंटीजन कुदरती तौर के ऊपर जाए, ठीक है। इसके अंदर एंटीजन कैसे जाए, कुदरती तौर पर जाए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एंटीजन है वो कुदरती तौर पर नहीं जाती, बल्कि हम क्या करते हैं, खुद डालते हैं, ठीक है। मतलब खुद डालें हम किसको, एंटीजन को, खुद एंटीजन को डालें किसके अंदर, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी आ रही है लेकिन कैसे आ रही है, आर्टिफिशियली आ रही है। खुद एंटीजन को डालेंगे तो वो कैसी होगी, आर्टिफिशियल। लेकिन अगर नेचुरली डल जाए तो वो कैसी है, और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो ये चीज़ बताई ना, एंटीजन जो है वीकेंड डाली जाती है, तो वो वीकेंड भी नहीं डाली जाती। वो वीकेंड जो है वो किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर जो है हम कैसे डालते हैं, सारी बात है हम जो है एक स्ट्रॉन्ग पैथोजन को डालेंगे तो उससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। जैसे हम एक वीकेंड पैथोजन को डाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो पैथोजन है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये तो है वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीन है ये, मतलब हम वैक्सीन डाल रहे हैं मतलब उस बंदे के अंदर। अब देखो इसके नतीजे में तो हमें मतलब डिजीज़ हमें होती है, ठीक है, हम बीमार होते हैं। इसके नतीजे में भी हम बीमार होते हैं। मतलब जैसे अगर हम वैक्सीनेशन करवा के इंजेक्शन लगवाएं तो हमें बुखार वगैरह हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा होता है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक्टिव है, ये भी हमारे पास क्या है, एक्टिव है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, हम बीमारी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसकी बात कर लें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर एक तरफ आएगी नेचुरल और इसके अंदर साथ में इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगी, आर्टिफिशियल आएगी। मतलब मेरे पास क्या है, एक है नेचुरल पैसिव और एक है आर्टिफिशियल पैसिव। पैसिव से क्या मुराद है, जिसके अंदर हम एंटीजन ना डालें। मतलब नेचुरली हम एंटीजन नहीं डाल रहे हैं, बंदे के अंदर नेचुरली ही एंटीबॉडीज़ जाई जा रही हैं खुद ही किसी तरह से, ठीक है। और एक ये केस है कि हम एंटीबॉडीज़ जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन कैसे डाल रहे हैं, आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं। मतलब हम लोग एंटीबॉडीज़ खुद अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर एंटी सीरम को इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंटी सीरम है उसको हम खुद नहीं डाल रहे, बल्कि वो मतलब किसी तरह नेचुरल वे से जा रहा है। वो कौन सा नेचुरल वे होता है, एक हमारे पास होता है ब्रेस्ट मिल्क का, ठीक है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना उसके अंदर होती है IgA, ठीक है। IgA से क्या मुराद है, IgA से मुराद है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, यानी एंटीबॉडी ए। और ये होती है सिक्रेटरी एंटीबॉडी, और ये हर जगह ही होती है, मतलब सलाइवा के अंदर कहीं भी देख लो ना वहाँ ये वाली एंटीबॉडी ज़रूर होती है। तो ये मतलब मैंने बताया ना सिक्रेटरी है, अगर सिक्रेटरी है तो ये मतलब क्या है, हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क भी क्या है, एक सिक्रेशन है। इसी तरह सलाइवा भी क्या है, एक सिक्रेशन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एंटीबॉडी है जो कि नेचुरली जो आ रही होती है, वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, वो होती है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और वो किसके ज़रिए जारी होती है, वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब जब वो मदर की बॉडी से प्लेसेंटा को कट करते हैं तो उसके नतीजे में भी क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ ऑफ फिटनेस के अंदर किसी हद तक चली जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि नेचुरली जो है ना एंटीबॉडीज़ किसके अंदर गई हैं, जो फिटनेस है उसके अंदर गई हैं। और इसको कह रहे थे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हम नहीं डाले, खुद ही जा रही है, ठीक है। अब अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आर्टिफिशियली की बात करें तो उसके अंदर आ जाते हैं जैसे मतलब कोई डिजीज़ होते हैं, कोई इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन इन्फेक्शंस के केस में जो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, जैसे सांप का जहर है, स्नेक वेनम, ठीक है। जो स्नेक वेनम है वो क्या है, वो मतलब बंदा फ़ौरन से फौत हो सकता है ना, ठीक है। तो उसको उस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ौरन से इस चीज़ को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये इन्फेक्शन है ना ये फैलने से बच जाता है, ठीक है। एक तो स्नेक वेनम आ गया, दूसरा क्या, इसके अलावा होते हैं रेबीज़ आती है, ठीक है, रेबीज़ आता है। इसके अलावा टेटनस आता है। टेटनस के अलावा और हमारे पास डिप्थीरिया वगैरह, और जो हेपेटाइटिस A1 वो भी। और ये सारे के सारे कैसे इन्फेक्शन हैं, ये सारे के सारे तेज़ी से फैलने वाले इन्फेक्शन हैं। ये सारे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें आर्टिफिशली एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।